एवरीवन, शुरू करते हैं हमारा आज का न्यू टॉपिक। चैप्टर 2 बिजनेस एनवायरनमेंट ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में डिटेल से डिस्कशन किया था। आज हम हमारा न्यू टॉपिक लेंगे जिसका नाम है पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस क्या है? एनवायरनमेंट की हम स्टडी करने जा रहे हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट में हमने शुरू से लेकर अब तक यही देखा कि हमें हमारा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो नियर बाई डे टू डे ऑपरेशन से रिलेट कर सकता है या फिर एट लार्ज लेवल पे, वाइड लेवल पे वो हो सकता है, लेकिन हमें पूरे एनवायरनमेंट की स्टडी करनी होती है सो दैट हम हमारे बिजनेस को स्टैब्लिश कर सके या उसे ग्रोथ करवा सके। पेस्टल एनालिसिस ये बोलता है कि कुछ स्पेसिफिक टर्म्स है जिनके रिगार्डिंग, पेस्टल एक शॉर्ट फॉर्म है कुछ वर्ड्स की, उनके बारे में ये बोलता है कि उनके बारे में आपको क्या करना होता है, एनालिसिस करना होता है। और वो एनवायरनमेंट के मैक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स है। किसके? मैक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि उनका हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ा है, वो किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, उनकी क्या यूज़ है और कितना हमारा बिजनेस उनके अंदर स्टैंड अप कर पाएगा। इन सब के बारे में पेस्टल एनालिसिस बात करता है। अब तक हम जो पढ़ के आए हैं ये उसी का ही रूप है, कोई एक्स्ट्रा एडिशन में आपको नई चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक टर्म दे दी गई पेस्टल, जिसके फुल फॉर्म के साथ में बोलता है कि इन इनकी आपको स्टडी करनी चाहिए, इन इनका आपको एनालिसिस करना चाहिए। तो पेस्टल में ये जो 6 लेटर्स दिए गए हैं किस किस के लिए? P स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक फैक्टर, S सोशियो कल्चरल, देन T फॉर टेक्नोलॉजी, L आपका लीगल, और लास्ट में E जो है वो है आपका एनवायरमेंटल। तो ये बोल रहा है कि जो एनवायरमेंटल, मैक्रो एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स है उनको हमने इन 6 पार्ट्स में, पेस्टल के अंदर 6 पार्ट्स में हमने इनको डिफाइन किया। और अब हम ये बोल रहे हैं कि इनकी स्टडी करो, इनका एनालिसिस करो, ये आइडेंटिफाई करो कि इनका ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है, क्या इम्पैक्ट है। पेस्टल में ये बोलता है कि जो पहले, पेस्टल से जस्ट पहले एक पेस्ट, PEST, इन 4 वर्ड्स का एक एनालिसिस होता था। अब इसको पेस्टल बना दिया गया। तो पेस्ट के अंदर आपके सिर्फ टेक्नोलॉजी तक की बात होती थी, यहाँ पर इसने लीगल और एनवायरमेंटल जो इश्यूज है उनको कंसिडर नहीं किया। पेस्ट जो पहले एनालिसिस होता था एनवायरमेंट का, उसको पेस्ट बोलते थे। अब उसका एक एडवांस वर्जन आ गया पेस्टल में इसने लीगल जो एनवायरमेंट है, लीगल इम्पैक्ट जो होते हैं और जो एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं उनको भी इसने कंसिडर कर लिया है। तो कुल मिलाकर के एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस की स्कैनिंग करना, उनके इम्पैक्ट को रिकॉग्नाइज करना, इन 6 फैक्टर्स के रिगार्डिंग वो आपका क्या है, पेस्टल एनालिसिस है। ओके, पेस्टल एनालिसिस को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। इसके जो एक्रोनिम्स है वो आपका यहाँ पे बताया गया है कि P पॉलिटिकल और एनवायरमेंटल, इस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। पेस्टल एनालिसिस जो है वो समझने में काफ़ी इजी होता है क्योंकि इसने क्लियर कट बोल दिया कि इन इनका। अगर आपको ये बोला जाए कि आप मैक्रो एनवायरनमेंट की स्टडी करो तो आपको नहीं पता कि आपका कौन सा फैक्टर कंसिडर हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा, आपको नहीं, डिटेल में आपको सबका नहीं पता कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं मैक्रो में। लेकिन पेस्टल ने क्लियर कट बोल दिया कि इन 6 फैक्टर्स की आप एनालिसिस करो और उसके बाद आप अपने डिसीजंस को लो, स्ट्रेटेजीज को बनाओ। तो यहाँ पर एक हेल्पफुल है ये मैनेजर्स के लिए कि वो पेस्टल एनालिसिस करके अपने डिसीजंस ले सकता है। यहाँ पे 1 बाय 1 देख लेते हैं। जैसे पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स में जो गवर्नमेंट है उसका इंटरवेंशन स्टडी किया जाता है। गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है वो पॉलिटिकल के अंदर, एक तो गवर्नमेंट करती है अपना इंटरवेंशन, इंटरफेयर करती है वो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बना करके, बहुत सारी आपके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस है उनको इम्पोज करके। गवर्नमेंट कुछ चीज़ों की सप्लाई भी करती है, कुछ प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल भी करवाती है। उसके अलावा गवर्नमेंट कई बार मार्केट भी प्रोवाइड करवाती है, जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर आपको जाना है तो गवर्नमेंट उसमें काफ़ी हेल्प करती है। उसके अलावा गवर्नमेंट कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी खर्चा करती है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, पुअर पीपल्स के डेवलपमेंट की बात हो रही है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स वगैरह है, ब्रिज, रोड, इनके कंस्ट्रक्शन का। तो गवर्नमेंट खुद के पास से भी इनके ऊपर पैसा लगाती है, इन पे काम करती है, वो भी हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालता है। उसके अलावा गवर्नमेंट और भी जैसे ये चीज़ें करती है। तो कुल मिलाकर के जो पॉलिटिकल फैक्टर है, जो गवर्नमेंट के जो रोल है वो हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट डालता है, ये इसके अंदर कंसिडर किया जाता है।
नेक्स्ट आता है आपका इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर ऑलरेडी हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स में आपकी आती है जैसे प्राइस से रिलेटेड कोई इशू आ गया, इंटरेस्ट से रिलेटेड इशू आ गया, देन आफ्टर आपका कोई एक्सचेंज रेट है। तो ये आपके क्या है, इकोनॉमी को, मतलब आपके बिजनेस की ग्रोथ को, आपके बिजनेस के प्रॉफिट जो मोटिव है उसको इफेक्ट डालते हैं। कुल मिलाकर के इकोनॉमिक फैक्टर्स में किसी कंट्री की इकोनॉमिक की ग्रोथ को कंसीडर किया जाता है कि हमारे कंट्री की ग्रोथ कैसे जा रही है। तो इसके लिए हमने जीडीपी डिस्कस किया था, पर कैपिटा इनकम डिस्कस की थी। पर कैपिटा इनकम ये वैसे आपके डिटेल में आईपीसीसी में आएंगे, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि जीडीपी, पर कैपिटा इनकम ये सब वर्ड्स कहाँ से आ गए हैं। सब के सब आपके आईपीसीसी के सिलेबस में डिटेल में दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे इनका जिक्र किया गया है कि ये कुछ मेजर्स होते हैं जिनको कंसिडर करके या जिनकी स्टडी करके हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो किस डायरेक्शन में मूव ऑन कर रही है, आइदर इट्स ग्रोइंग और नॉट। नेक्स्ट आता है आपका सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में देखा जाता है कि जिस जगह पर कंपनी ऑपरेट कर रही है, जो बिजनेस वो कर रही है, जो प्रोडक्ट वो मार्केट में लेकर के आ रही है, उसकी डिमांड कैसी है, या सोशल फैक्टर्स के लोगों के रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनको किस तरीके के प्रोडक्ट्स चाहिए, उनको संतुष्टि मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो सोशल फैक्टर्स में एक तरीके से सोसाइटी से रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो कंसिडर किए जाते हैं। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग कि कई जो नई टेक्नोलॉजी आप यूज़ करिए उसमें कोई बैरियर आ रहा है तो उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, या फिर आपको अगर कोई मिनिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन रखना है तो वहाँ पर आप किस तरीके से अपना डिसीजन बना सकते हो। टेक्नोलॉजी अगर आप ओल्ड से न्यू पे शिफ्ट कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी, क्या उससे प्रोडक्ट हमारा क्वालिटी का बनेगा या नहीं बनेगा, और अगर कोई नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर के आ रहे हो, कुछ नया इनिशिएट करना चाह रहे हो, तो उसके अंदर भी जो प्रॉब्लम्स आनी है उन सबको इसमें स्टडी किया जाता है। लीगल फैक्टर्स बात करता है कि जो लॉज हैं, जो एक्ट्स हैं, उनके रिगार्डिंग कंपनी कैसे काम करेगी, किस तरीके से कंपनी को ऑपरेट करना है, उनके विद इन जो उनका क्राइटेरिया दिया गया है उसके अंदर रहते हुए उसकी कॉस्ट और उसकी डिमांड पे इनका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब इसमें देखा जाता है। अगर मान लीजिए किसी बिजनेस पे बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस, किसी लॉ के अंदर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है, अगर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस है तो सबसे पहले तो वहाँ पे बिजनेस करने के लिए जो फर्म्स है वो जल्दी से आएगी ही नहीं, बहुत कम उसमें एंट्री करेगी क्योंकि उन्हें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है। देन आफ्टर उसके अलावा ये हो जाता है कि आपके रेस्ट्रिक्शंस की वजह से आपके बहुत सारी अदर कॉस्ट बढ़ जाती है। अदर कॉस्ट बढ़ने की वजह से क्या होता है, आपका प्राइस आपको प्रोडक्ट का बनाना पड़ता है उनको रिकवर करने के लिए, और वहाँ पे हो सकता है कि प्रोडक्ट की डिमांड उससे अफेक्ट हो जाए। तो ये लीगल फैक्टर्स होते हैं, वो भी इनको इम्पैक्ट डालते हैं। लास्ट आता है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर से ये बोलता है कि जो क्लाइमेट में जो चेंज हो रहा है, या हम आजकल इको फ्रेंडली बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है, हर चीज़ हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली कर रहे हैं, तो ये बोलता है कि एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट जो है, एनवायरनमेंट के ऊपर आपके बिजनेस से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो उस क्लाइमेट के चेंज की वजह से, या कोई फ्लड आ गया, कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई, तो उससे कैसे आप रिएक्ट करोगे, उसमें कैसे अपने आप को बचाओगे। कई बार आपका जो टूरिज्म का बिजनेस है या फिर फार्मिंग का बिजनेस है, एग्रीकल्चर, ये भी पूरी तरीके से नेचर पे डिपेंड करती है। इंडिया में तो लगभग हमारी एग्रीकल्चर वो है जो मानसून पे डिपेंड करती है। तो ये बोलते हैं कि एनवायरनमेंट के ऊपर जिनकी डिपेंडेंसी है, नेचर के ऊपर जिनकी डिपेंडेंसी है, ऐसे जो हमारी इंडस्ट्रीज है उनके ऊपर भी इनका इम्पैक्ट क्या है उसको एनालिसिस करना भी ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे इसको एक टेबल फॉर्म में इसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए, कुछ तरीके दिए गए हैं। जैसे कि पॉलिटिकल के अंदर हम देखेंगे कि पॉलिटिकल जो पार्टीज है उनकी स्टेबिलिटी कैसे, जैसे अगर पाकिस्तान में हम बात करें तो कोई भी गवर्नमेंट 5 साल तक टिकती नहीं है, तो अगर वहाँ पे कोई गवर्नमेंट 5 साल तक टिकी नहीं रही तो उसके डिसीजंस की स्टेबिलिटी भी नहीं है। तो ये बोलता है कि गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी कितनी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, वो हमें देखना होता है। उसके अलावा जो पार्टीज है उनकी आइडियोलॉजी वो किस कॉन्सेप्ट पे काम करती है, वो इंडस्ट्री के फेवर में वर्क कर रही है या फिर उसका कुछ अलग हिसाब चल रहा है कि खाओ पियो मौज करो और 5 साल काम करके बैठ के मस्ती मार के चले जाओ। तो ये डिपेंड करता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है, वो किस आइडियोलॉजी पे, किस सिद्धांत पे काम कर रही है। टैक्स के रिगार्डिंग क्या पॉलिसी बनाएगी। अगर किसी चीज़ पे टैक्स ज़्यादा है तो वहाँ पर जो कंपनियाँ हैं, जो बिजनेस है, वो जल्दी से इसमें एंट्री नहीं करेगा। गवर्नमेंट इसको बूस्ट करने के लिए कि टैक्स पॉलिसीज़ को रिलैक्सेशन देती है कंट्री के अंदर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, तो कई ऐसे टैक्स हॉलीडेज डिक्लेयर किए गए हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे एरियाज बनाए गए स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम से। तो यहाँ पे क्या होती है, इनको टैक्स में रिलैक्सेशन दी जाती है। एक पर्टिकुलर जो कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करने पर इनको क्या दिया जाता है, रिलैक्स किया जाता है, सो दैट वो वहाँ पर अपने इंडस्ट्री को डेवलप करे।
रेगुलेटरी बॉडीज़, यहाँ पे वही बात आती है कि जो उनको गवर्न करने के लिए कुछ बॉडीज़ बनेंगे, जैसे कि हमने एलएलपी के अंदर पढ़ा था कि एमसीए उसको गवर्न करती है, कंपनीज को भी एमसीए गवर्न करनी है। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ बनाई गई है जो कि जो फर्म्स है, जो बिजनेस किया जा रहा है, उनको कैसे रेगुलेट करना है, उनके बारे में कुछ रेगुलेशंस, रूल्स वगैरह निकालती है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, फेवरेबल है, एडवर्स है, गवर्नमेंट किस तरीके से इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहती है, गवर्नमेंट की टर्म्स कि गवर्नमेंट के कितने टर्म्स के लिए है और उसमें चेंजेस किस फ्रिक्वेंसी के साथ हो रहे हैं, थ्रस्ट एरियाज ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, और कुछ ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जो नेता होते हैं, उनका कुछ लालची एरिया होता है जहाँ पर उनका फोकस होता है, तो ये भी इम्पैक्ट डालते हैं हमारी इंडस्ट्री की डिसीजंस पर कि हमारा बिजनेस उस जगह पर कितना सर्वाइव कर पाएगा। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स की। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में ये बात बोल रहा है कि जो इकोनॉमिक की ट्रेंड्स है, इकोनॉमिक फैक्टर्स में किसकी बात की जा रही है, इकोनॉमी में ट्रेंड किस तरीके का है, कि भाई मार्केट किस तरफ जा रहा है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या फिर किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो हमें उसको कंसीडर करना होता है। ट्रेड साइकिल्स हम ऑलरेडी बिजनेस साइकिल्स डिस्कस कर चुके हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, जिसमें हमने पढ़ा था बूम, एक्सपांशन का ही रूप होता है। उसके अलावा हमने बोला पीक, एक हमने कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था, और उसके लास्ट में हमने बोला था कि ट्रू या डिप्रेशन। तो ये जो 4 ट्रेड साइकिल्स होते हैं, उनका भी हम पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि मार्केट कौन से साइकिल में स्टैंड कर रहा है। स्पेसिफिक इंडस्ट्री फैक्टर कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक होते हैं। अगर कोई, मान लीजिए कोई फार्मिंग से रिलेटेड है, तो फार्मिंग में अगर कोई फ्लड वगैरह आता है, एग्रीकल्चर अगर खराब हो जाती है, तो उससे जो रॉ मटेरियल लेने वाले हैं उनकी इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट पड़ेगा। स्टील इंडस्ट्री पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो ये डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स है, उनका क्या फर्क पड़ने वाला है। एंड यूजर ड्राइवर्स की जो एंड यूज करने वाला जो कंज्यूमर है, अल्टीमेट जो कंज्यूमर है, वो क्या रिएक्ट कर रहा है, उसका क्या ओपिनियन है हमारे प्रोडक्ट को लेकर के, हमारी स्ट्रेटेजीज को लेकर के, वो स्टडी किया जाता है। उसके अलावा आता है कि हमने इकोनॉमी में पढ़ा था इंटरेस्ट रेट, अगर फाइनेंस कहीं से अरेंज किया तो उसकी क्या इंटरेस्ट रेट है। एक्सचेंज रेट, अगर आप फॉरेन मार्केट में, जो फॉरेन मार्केट है वहाँ पर अगर आप डील कर रहे हो फॉरेन मार्केट में, तो वहाँ पर आपको एक्सचेंज रेट देखनी होती है। एक्सचेंज रेट होती है कि यहाँ की जो करेंसी है उसके दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ में क्या रिलेशन है, उसको हम एक्सचेंज रेट बोलते हैं। ये भी आपके सीए फाइनल में आएगी, तो टेंशन मत लीजिए। इनका ये जो भी टर्म्स आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, जो टिपिकल टर्म्स आपको लग रही है, वो सारी की सारी आगे आपके नेक्स्ट लेवल पे सिलेबस में आ जाएगी, इसलिए इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सिंपल इनका बस जिक्र किया गया है, जिसे आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की क्या कंडीशंस है। अगर कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो उसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस में भी पड़ेगा। इसका मतलब इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं है, कंट्री में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वो इसका रिजल्ट है। कंज्यूमर स्पेंडिंग, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कैसी है, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कैसी है, ये हमने एक बार पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसका जिक्र हुआ था कि परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर, मनी की परचेजिंग पावर की वहाँ पे बात की थी, और ये बोला था कि अगर कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है, अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है, तो प्रोडक्ट की प्राइस कम होने से कंज्यूमर के पास 100 रुपये खर्च करने के लिए थे, जहां वो सिर्फ 5 यूनिट ले पा रहा था, अब वो 7 यूनिट ले सकता है, तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई। तो ये डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट की डिमांड किसके ऊपर, कंज्यूमर की स्पेंडिंग या उसकी परचेजिंग पावर कैसी है। अब हम बात करेंगे सोशल फैक्टर्स में। सोशल फैक्टर्स में हम लाइफ स्टाइल को देखते हैं कि लोग किस तरीके से अपनी लाइफ जीते हैं, कौन सी चीज़ों को वो ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। डेमोग्राफिक, उनकी लोकेशंस क्या है, उनकी पॉपुलेशन की साइज़ क्या है, क्या एज है, उसमें जेंडर के हिसाब से क्या बाइफर्केशन किया गया है, कस्टमर का एटीट्यूड टूवर्ड्स और उनके ओपिनियंस क्या है, वो उसके ऊपर अपनी क्या राय देते हैं, उनको क्या सोचना है हमारे प्रोडक्ट को लेकर के, हमारे इस पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में। ब्रांड, अगर हमारी कोई प्रोडक्ट की ब्रांड इमेज है, या फिर हमने कोई टेक्नोलॉजी अगर न्यू इन्वेंट करी है, तो वो क्या इम्पैक्ट डालती है। कंज्यूमर बाइंग पैटर्न, कंज्यूमर किस तरीके से चीज़ों को परचेज करना चाहता है, उससे भी हम ये एनालिसिस कर पाते हैं कि हमें प्रोडक्ट को किस तरीके से मार्केट में लेकर आना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजी में एक ये होता है कि आप टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर दो, या फिर उसके जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम आई तो उसका सॉल्यूशन कर दो। एक होता है कि टेक्नोलॉजी की मैच्योरिटी हो गई है, टेक्नोलॉजी हमारे पास जो है वो ऑब्सोलेट हो जाती है, कई बार न्यू टेक्नोलॉजीज मार्केट में आती जाती है, डे बाय डे हर चीज़ के इनोवेशंस हो रहे हैं। तो ये बोलता है कि अगर उसकी मैच्योरिटी होगी तो उसका क्या करना है, उसके बारे में हमें सोचना है। मैन्युफैक्चरिंग मैच्योरिटी एंड कैपेसिटी, कि जो टेक्नोलॉजी है उसको हम कैसे एक्सपांड करें, हमारी कैपेसिटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, एग्जिस्टिंग
टेक्नोलॉजी के साथ में कैसे हम बिजनेस कर सकते हैं, और अगर न्यू टेक्नोलॉजी लानी है तो हमें कैसे अपनी कैपेसिटी को बनाए रखना है, वो सारी चीज़ें इसमें आती है। इनोवेटिव आइडियाज़ को लेकर के डिस्कशन होता है, लाइसेंस कैसे लिया जा सकता है, पैटेंट, अगर आपने कोई न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया तो उसका पैटेंट आपको लेना होता है, सो दैट आप उस पर अपना राइट दिखा सको और आप सिर्फ उसको यूज़ करने वाले सिंगल पर्सन हो, तो वहाँ पर पैटेंट लेने की कोशिश की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ लीगल इश्यूज़ की। लीगल इश्यूज़ में जैसे लॉज वगैरह की बात होती है, इसमें कंपनी लॉ हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट की रिगार्डिंग की एम्प्लॉयज़ जो है उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का जो रिलेशनशिप होता है उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट, ये एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लॉ बनाए गए हैं कि कोई जो ऑनर है वो किसी भी एम्प्लॉई का एक्सप्लॉयटेशन ना करे, उसके साथ उसके गलत ना करे। 8 आवर्स की ड्यूटी होती है तो 8 आवर्स के लिए अगर उसने ओवर टाइम किया तो उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करे। तो ये सारी इस लॉ के अंदर बोले गए हैं। कंपटीशन लॉ बोलता है कि कई बार क्या होता है कि सेम इंडस्ट्रीज, सेम कंपनियां होती है एक इंडस्ट्री के अंदर, वो आपस में मिलकर के ग्रुप बना लेती है, और उनके ग्रुप बनने से वो दूसरों पे क्या करती है, लीड करती है। जाहिर सी बात है अगर 4 कंपनियां मिल गई तो सामने वाली एक कंपनी को वो लीड कर जाएगी। तो यहाँ पे बोलते हैं कि उससे क्या होता है, कंपटीशन खत्म हो जाता है। कंपटीशन खत्म हो जाता है तो ये मार्केट के लिए सही नहीं है, फिर वो अपनी दादागिरी से प्राइसेस डिसाइड करती है। तो यहाँ पे कंपटीशन लॉ बनाया गया है जो एंटी कॉम्पिटिटिव जो प्रैक्टिसेस होती है उनको कम करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे एक और आपको बोला गया इंटरनेशनल लॉज। इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट के अंदर अगर आपका वर्ल्ड लेवल पे कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, वहाँ पर अगर आप डील कर रहे हो तो उसके अंदर इंटरनेशनल जो है लॉ है वो बनाया गया है। अब हम बात करेंगे एनवायरमेंटल इश्यूज़ की। एनवायरमेंटल इश्यूज़ में सबसे पहले तो ये बोला गया कि एनवायरमेंटल इश्यूज़ इकोलॉजिकल जो हमारी सराउंडिंग है, जो हमारा नेचर है, उसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट ये बोलता है कि जो वेस्ट प्रोडक्शन के अंदर जो वेस्ट निकला उसका डिस्पोजल कैसे करोगे। कई बार क्या होता है कि पानी में बहा दिया जाता है तो उससे वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। हमारी कोई फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन करती है, नॉइज़ पॉल्यूशन करती है, तो उनका डिस्पोजल कैसे हो, उनको कैसे लगाम लगाया जाए। इनकी वजह से हेल्थ हजार्ड होता है, एनवायरनमेंट को भी नुकसान होता है, पेड़ों को नुकसान होता है, लोगों के बहुत सारी डिजीज़ हो जाती है, वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉइज़ को प्रॉब्लम होती है। तो उनका सॉल्यूशन की वह बात करता है कि उनकी हजार्ड्स को कैसे रोका जा सकता है। और लास्ट में आता है एनर्जी, लास्ट में आता है आपका क्या, एनर्जी कंजम्पशन की। एनर्जी को कंजम्पशन कितना किया जाए, वेस्टेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं एनर्जी बनाने के लिए। तो कुल मिलाकर के ये बोला गया है पेस्टल एनालिसिस के अंदर कि ये जो 6 टर्म्स हमने दी है इनका आप डिटेल में एनालिसिस करो और उसके बेस पे आप अपनी स्ट्रेटेजीज बनाओ, प्लान्स बनाओ, बजट बनाओ, सो दैट आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि यहाँ पर क्लियर कट ये बोल दिया गया है कि इन पॉइंट्स पे आपको डिस्कशन करना चाहिए, इनका एनालिसिस करना चाहिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक रेस्पॉन्सेज टू द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है, तो वो रेस्पॉन्सेज क्या होते हैं, किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई जाती है या इनका क्या फर्क पड़ता है। तो इसमें 2 पार्ट पे बांटा गया, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। तो इंटरनल जो पार्ट है वो होता है कि कैसे एडमिनिस्टर करोगे, मतलब आपने एनवायरनमेंट को एनालाइज किया, अब आप ये सोच रहे हो कि मुझे बिजनेस को फॉर्म करना है, बिजनेस बनाना है, तो उसका फॉर्मेशन कैसे होगा, उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट डिसाइड करने होंगे, कुछ पॉलिसीज बनानी होगी, तो वो कैसे करोगे। देन आफ्टर जो मार्केट में जो चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट में, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जो चेंज हुआ है उसके रिगार्डिंग आपका क्या रिएक्शन होगा, किस तरीके से आप उसको रिएक्ट करोगे और उनका आपके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये सारे के सारे किस में आते हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्स में। वैसे हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम इसको शॉर्ट में अगेन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका था कॉम्पिटिटिव रेस्पॉन्सेज। कॉम्पिटिटिव रेस्पॉन्सेज मोस्टली एसोसिएट होता है जो प्रॉफिट मेकिंग जो कंपनीज होती है उनके साथ में, लेकिन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनके ऊपर भी इसका इंपैक्ट पड़ता है। कंपटीशन में बने रहने के लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो हमारा बिजनेस है वो कैसे परफॉर्म करेगा, उनके साथ कैसे डील करेगा, कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटेजीज को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, कॉम्पिटिटिव रेस्पॉन्स के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका कलेक्टिव रेस्पॉन्स। कलेक्टिव रेस्पॉन्स ये बोलता है कि कई बार आप अकेले वो एडवांटेज नहीं ले पाते हो, आप उसको सिंगल पर्सन को वो फायदा नहीं मिल पाता, मार्केट में स्टैंड नहीं कर पाते, तो वहां पर आप क्या करते हो, कोशिश करते हो कि इंटरडिपेंडेंसीज हो, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इंटर रिलेटेड है तो वो आपस में कोलैबोरेशन कर ले, एक को वेंचर, हम इसको जॉइंट वेंचर बोल सकते हैं, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिए किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो वहां पर क्या होगा, उनको एक दूसरे की हेल्प मिल जाएगी और एक दूसरे के साथ मिलकर के वो बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये हुआ इंटरनल रेस्पॉन्सेज। अब हम बात करेंगे हॉलिस्टिक स्ट्रेटेजिक रेस्पॉन्सेज। ये हॉलिस्टिक नेचर के होते हैं। हॉलिस्टिक स्ट्रेटेजिक क्या होता है कि कैसे आप सोचते हो, उसमें हमने बोला कि बिजनेस तो चल रहा है लेकिन उसमें क्या क्या करें। अब ये बोल रहा है कि आप
अपने बिजनेस को बनाए रखने के लिए क्या सोचते हो, सेकंड उसके एनवायरनमेंट में चेंज के रिगार्डिंग उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं उनके बारे में क्या सोचते हो, और थर्ड वो बोलता है कि आप इतने एबल हो गए हो कि आपने एनवायरनमेंट का कुछ पार्ट खुद के कंट्रोल में ले लिया है। तो यहाँ पे इस 3 तरीके से ये स्ट्रेटेजीज दी गई है। फर्स्ट आपका बोलता है लीस्ट रेसिस्टेंस, मतलब रेसिस्टेंस का मतलब होता है विरोध, तो ये बोलता है कि बहुत कम विरोध करना, मतलब मार्केट में जो चल रहा है, जो एनवायरनमेंट में चल रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, आप उनको कॉपी कर लेते हो और इतनी ही कॉपी करते हो कि आपका बिजनेस सर्वाइव हो जाए, मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो मार्केट में टिका रह जाए, बस वो कैसे भी चल रहा है गोइंग कंसर्न वो बन जाए, उसके आगे उसकी ग्रोथ कितनी हो रही है उस पर आपका कोई फोकस नहीं होता, बस बिजनेस को बनाए रखने जितना ही आपका फोकस होता है, तो इसे हम बोलते हैं लीस्ट रेसिस्टेंस। यहाँ पर मेन फोकस किस पे होता है, सर्वाइवल पे होता है। ये सिंपल गोल ओरिएंटेड होते हैं, इनका एक सिंगल गोल होता है जिसके पीछे भी ये चलते हैं, कोई एक्टिव फोर्सेस नहीं लगाते, कोई इनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, बिहेवियर इनका एक्टिव नहीं होता है, सिर्फ ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कॉपी पेस्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा अपना काम चला लेते हैं। इनकी कोई एम्बिशन नहीं होती है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ऐसा कोई बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन जो आगे बढ़ना नहीं चाहता, सिर्फ और सिर्फ वो ग्रो करना चाहता है, ग्रो भी कितना कि वो सर्वाइव कर जाए, इतना ही ग्रो करने की उसकी इच्छा है कि बस मैं मार्केट में टिका हुआ हूँ, मैं थोड़ा बहुत कमा रहा हूँ, बात खत्म। इससे ज़्यादा उसे और प्रॉफिट कमाने की इच्छा नहीं है, उसके ज़्यादा अपने बिजनेस को एक्सपांड करने की उसकी इच्छा नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि ये एक तरीके से सिंपल अपने बैठे हैं, पैसे फैक्टर है, कोई उसमें एक्टिविटी एक्स्ट्रा नहीं हो रही है। तो इसके एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि बीएसएनएल और एमटीएनएल, इसके एग्जांपल देखिए बीएसएनएल में भी हम ये देखते हैं कि वो बस अपने प्लान्स लेकर आती है। यहाँ पर कभी भी बीएसएनएल ने इतने सस्ते प्लान नहीं निकाले होंगे कि वो अदर जो कंपनीज है उनको डिफीट कर जाए। हाँ, ये उनके बराबर में टिके रहने के लिए अपने प्लान्स को थोड़ा फ्लक्चुएट करती है, लेकिन इतना ही करती है कि हाँ बीएसएनएल की जो है वो चलती रहे, यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट कमाने के लिए ये प्रयास नहीं करते हैं। सेकेंड आपका आता है प्रोसीड विद क्यूशन। यहाँ पर प्रोसीड करता है मतलब एक तरीके से वो मार्केट में एनवायरनमेंट में जो चेंज हो रहा है उनको अडेप्ट भी करता है और उनके अकॉर्डिंग वो वर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन पूरी सावधानी के साथ में। मतलब मार्केट के चेंजेस को ये पूरी स्टडी करता है, उसको कंट्रोल उनको मॉनिटर करता है, अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स उसके अकॉर्डिंग बनाता है और देन वो धीरे धीरे अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक करेक्टिव एक्शन लेता है और एक अडेप्टिव एक्शन लेता है। अडेप्टिव मतलब कुछ चीज़ों को अडेप्ट करता है, कुछ चीज़ों को वो अपने अकॉर्डिंग करेक्ट करने की कोशिश करता है और अपने अकॉर्डिंग उनको ढालने की कोशिश करता है जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस हुए हैं। तो ये होता है प्रोसीड विद क्वेश्चन, सावधानी के साथ आगे बढ़ना। नेक्स्ट आपका आता है डायनेमिक रेस्पॉन्स। डायनेमिक रेस्पॉन्स ये बोलता है कि एनवायरनमेंट में कोई चेंज हुआ है तो वो चेंज कुछ तो हमारे कंट्रोल में होता है और कुछ हमें मैनेज उसके अकॉर्डिंग अपने आप को करना होता है। तो ये बोल रहा है कि इस रेस्पॉन्स के अंदर जो इंडस्ट्रीज आती है, जो ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, वो क्या करते हैं, उनमें कुछ को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने कंट्रोल में उनको लेने की कोशिश करते हैं कि कुछ फैक्टर्स वो एनवायरनमेंट के अपने कंट्रोल में ले ले और उनको खुद चलाए। ये ऐसे वाले होते हैं, ये होते हैं एक्टिव फैक्टर, ये होते हैं एक्टिव, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा डायनेमिक होते हैं और बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, पावरफुल होते हैं। इनके पास पावर होता है, इसीलिए वो एनवायरनमेंट को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं। उससे ये क्या करते हैं, ये अपनी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनका फ़ायदा उठाते हैं, पूरा फ़ायदा उठाते हैं अपॉर्चुनिटीज़ का। अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर इनको भरोसा होता है, इनको अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर भरोसा होता है कि हमारे पास अगर ये पावर है तो ये हम फ़ायदा ले जाएंगे। दूसरा ये क्या करते हैं, जो वीकनेस है, सामने वाली पार्टी की जो वीकनेस है उसका ये फ़ायदा उठा लेते हैं, उसको ये जानते हैं और उसका ये फ़ायदा उठाते हैं, वीकनेसेस का फ़ायदा उठाते हैं। जो थ्रेट्स होती है उनको अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करने की इनके पास क्या होती है, क्वालिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है। तो कुल मिलाकर के जो डायनेमिक रिस्पॉन्स वाले थे ये हाई रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं, इनको इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और मार्केट के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ये अपने आप को चेंज भी करते हैं और कुछ हद तक एनवायरनमेंट की चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं। तो इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और हम एक बार फिर से इन शॉर्ट में बता दूं कि हमने इस चैप्टर में अब तक क्या क्या पढ़ा था, ओनली टॉपिक्स डिस्कस करूंगी। हमने बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन पढ़ी, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, उसके बाद हमने ये बोला, देन हमने बात की स्कैनिंग की कि एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्या होती है, उसके हमने फैक्टर्स क्या क्या रेस्पॉन्सेज उसके इन्फ्लुएंसेस हैं वो हमने बात की। इसके अलावा हमने इनके टाइप्स की बात की। तो यहाँ पे एक आता है आपका इंटरनल और एक आता है आपका एक्सटर्नल में फिर 2 पार्ट किए, माइक्रो और मैक्रो डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने एक चीज़ और पढ़ी, वो था आपका पेस्टल एनालिसिस, कि पेस्टल में ये बोला गया कि इन 6 के ऊपर आप स्टडी करो। और देन स्ट्रेटेजिक रेस्पॉन्सेज।
तो कुल मिलाकर के हमने इस चैप्टर में इतनी चीज़ें पढ़ी और ये बहुत ही इजी, ये चैप्टर भी काफ़ी इजी था और इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम इसके कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमें पूरा का चैप्टर फिर से रिवाइज हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशंस डिपेंड्स अपॉन विच एनवायरनमेंट फॉर इनपुट। इनपुट के लिए वो कौन से एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है? इनपुट ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से आएगा तो वो क्या हो गया? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एनवायरमेंटल एनालिसिस हेल्प्स इन, जो एनवायरमेंटल एनालिसिस है वो किस चीज़ में हेल्प करता है? प्रोवाइडिंग इनपुट फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन, ठीक बात है। टर्निंग थ्रेट्स टू फर्म्स एडवांटेज, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एंटिसिपेट अपॉर्चुनिटीज एंड टू टेक ऑप्टिमल रेस्पॉन्सेज, अपॉर्चुनिटीज को भी हम अंडरस्टैंड करके उनसे फायदा लेने की कोशिश करते हैं, तो देखा जाए तो ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेंड्स रिलेट टू। ट्रेंड्स किससे रिलेट करते हैं कि एक हम किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, हम उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, चल रहा है, जो इवेंट हुई है या कोई ऐसा काम होने जा रहा है जिसको हम फॉलो करें। तो फॉलो हम क्या करेंगे? सिर्फ अकेले के फॉलो करने से कुछ नहीं होगा, ग्रुप में या लार्जर नंबर्स में वो फॉलो करें। तो यहाँ पे क्या होगा? ट्रेंड्स रिलेट टू ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर और रिलेटेड इवेंट्स, मतलब वो एक सिमिलर नेचर की जो चीज़ें हैं उनको एक साथ इसमें ले लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की स्ट्रेटेजीज जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या क्या है? एनवायरनमेंट इज स्टैटिक, नहीं है। एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है और एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स भी होता है और मल्टीफेस्टेड भी होता है। तो ऑप्शन बी, सेकंड और थर्ड, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका थ्रेट इज। थ्रेट क्या होती है? थ्रेट होती है कि कोई अनफेवरेबल कंडीशन है जो हमारे लिए रिस्क क्रिएट करती है। एक तरीके से देखा जाए तो बिजनेस उसे फेस करने के बाद अगर वो उसे ट्रीट कर लेते हैं, उसको हैंडल कर लेते हैं, देन ओके। अगर वो नहीं कर पाता तो एनवायरनमेंट से उसको क्या होता है, उस थ्रेट से ऑर्गेनाइजेशन को डैमेज होता है। तो थ्रेट इज एन अनफेवरेबल कंडीशन इन ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट विच क्रिएट्स रिस्क एंड डैमेज टू द एनवायरनमेंट। तो ऑप्शन ए राइट वन। हु ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग एनवायरनमेंट के अंदर सेंट्रल पोजीशन किसको होती है? मार्केटिंग करने जाओगे तो किसको फोकस रख के जाओगे? पूरा का पूरा कस्टमर को, कंज्यूमर को। कंज्यूमर को, कस्टमर नहीं, कंज्यूमर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड कस्टमर। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर को। अगर यहाँ पे सिर्फ कस्टमर ऑप्शन में दिया होता तो हम कस्टमर को टिक करते, लेकिन यहाँ पे कंज्यूमर भी साथ में दिया हुआ, तो हमारा मेन फोकस अल्टीमेट कंज्यूमर पे होता है कि जिनको हम फाइनल कंजम्पशन के लिए प्रोडक्ट देने वाले हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ द मार्केट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ विच एलिमेंट ऑफ माइक्रो। प्राइस सेंसिटिविटी माइक्रो फैक्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो कौन से वाले माइक्रो फैक्टर का ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है? तो प्राइस सेंसिटिविटी किस में होती है? मार्केट के अंदर होती है, सप्लायर्स एंड इनसे नहीं। मार्केट के अंदर प्राइस, मार्केट प्राइस को लेकर के कितना सेंसिटिव है, प्राइस के अप जाने से मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, लो जाने से कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8, विद देयर ऑन बार्गेनिंग पावर अफेक्ट द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री। कि इंडस्ट्री के कॉस्ट स्ट्रक्चर को इफेक्ट कौन करता है? जो इनपुट वाले होते हैं, इनपुट अफेक्ट करता है, इनपुट कॉस्ट डिसाइड करता है। तो इनपुट कौन देता है? सप्लायर्स। तो सप्लायर इसकी बार्गेनिंग पावर करके इसको अफेक्ट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। डेमोग्राफिक में हमने बात की थी पॉपुलेशन की, हमने बात की थी लोकेशन की। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि क्या होता है डेमोग्राफिक के अंदर? तो डेमोग्राफिक के अंदर आपका नॉट ए फैक्टर। तो डेमोग्राफिक में हमने पॉपुलेशन की जो बात की, उस पर पॉपुलेशन में हमने उसकी साइज की बात की, उसकी एज की बात की, उनके इथिकल वैल्यूज़ की बात की। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे एथनिक मिक्स शामिल है, पॉपुलेशन साइज भी शामिल है और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी शामिल है। तो लीगल जो है वो इसका पार्ट नहीं है। क्वेश्चन 10, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी आर। बिजनेस और टेक्नोलॉजी क्या है? वो इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। सिंगल टेक्नोलॉजी को भी आप यूज़ नहीं कर सकते, उसको बिजनेस में यूज़ किया जाता है, बिजनेस टेक्नोलॉजी के बिना चल नहीं सकता। तो ये इंटर रिलेटेड है और इंटर डिपेंडेंट भी है। ऑप्शन सी। एनवायरमेंट विच इज क्लोज टू बिजनेस एंड अफेक्ट इट्स कैपेसिटी टू वर्क इज नॉन एज एनवायरमेंट। जो बिजनेस के काफ़ी क्लोज होता है और उसकी कैपेसिटी को अफेक्ट करता है, इसका मतलब वो डे टू डे ऑपरेशन के ऊपर इंपैक्ट डाल रहा है। और ऐसा कौन सा एनवायरमेंट होता है? वो होता है माइक्रो एनवायरमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए माइक्रो एनवायरमेंट। क्वेश्चन 12, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज। ह्यूमन पॉपुलेशन की जो स्टडी है उसे हम क्या बोलते हैं? हमने ह्यूमन की स्टडी किस में की थी? हमने पॉपुलेशन की स्टडी किस में की थी? डेमोग्राफिक के अंदर। तो ये एनवायरमेंट कौन सा हो गया? डेमोग्राफिक एनवायरमेंट। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द सिंगल वर्ड दैट कैन बेस्ट डिस्क्राइब टूडेज बिजनेस। एक वर्ड के अंदर ये बताओ कि जो बिजनेस को डिफाइन कर दे।
तो यहाँ पे सिर्फ टेक्नोलॉजी से बिजनेस हो जाएगा? नहीं। परसिस्टेंस से हो जाएगा? नहीं। प्रॉफिट मेकिंग से बिजनेस हो जाएगा? चेंजेस, बिजनेस चेंज होता रहता है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, वही सही मायने में बिजनेस है। आज के टाइम में जो एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग बिजनेस को क्या करना होता है, अपने आप को चेंज करना होता है, सो दैट वो मार्केट में सर्वाइव कर सके। तो इसका करेक्ट बेस्ट वर्ड क्या हो जाएगा? चेंज। कॉम्पिटिशन इज बेनिफिशियल टू द कंपीटिंग फर्म बिसाइड्स बेनिफिटिंग द, ये बोल रहा है कि कंपीटिंग फर्म्स के लिए कंपटीशन फायदेमंद है, वो कंपटीशन में अपने आप को बनाए रखते हैं, लेकिन किसको बेनिफिट नहीं मिलता? बिसाइड बेनिफिट्स द, किसको बेनिफिट नहीं मिलता? कस्टमर को बेनिफिट नहीं मिलता। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है कि कस्टमर को ये बेनिफिट नहीं करता बिसाइड बेनिफिटिंग द कस्टमर। इसका मेन कॉम्पिटिटिंग फर्म्स होती है वो आपस में एक दूसरे से फायदा उठाती है। इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर्स द रिलेवेंट एनवायरमेंट टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने की बात कर रहा है। अफेक्टिंग द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, हमने एक प्रोसेस पढ़ी थी कि हम क्या करते हैं, एनवायरमेंट की पूरा एनालिसिस करते हैं, उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए अवेलेबल है, कौन से थ्रेट्स है, कौन से हमारे एडवर्स में कंडीशंस है, उन सबको देखते हैं और फिर हमारा डिसीजन लेते हैं। तो ये सिचुएशन क्या होती है, ये प्रोसेस क्या होती है? एनवायरमेंट की स्कैनिंग। तो हम इसमें बोलेंगे ऑप्शन सी, स्कैनिंग इज द प्रोसेस। स्कैनिंग वो प्रोसेस है जो ये सारे काम करती है। क्वेश्चन 16, द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेट्स टू विच स्ट्रेटेजिक रेस्पॉन्स अप्रोच टू द एनवायरमेंट, कि ये कौन सी स्ट्रेटेजिक रेस्पॉन्स अप्रोच से रिलेट करता है? अभी लास्ट में हमने जो पढ़ा था उसके बारे में क्वेश्चन है। दे सीक टू मॉनिटर द चेंजेस इन दैट एनवायरमेंट, एनालाइज दियर इम्पैक्ट ऑन दियर ऑन गोल्स एंड एक्टिविटीज एंड ट्रांसलेट दियर असेसमेंट इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज फॉर सर्वाइवल, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे वो सर्वाइव भी हो रहा है और अपने आप को स्टेबल भी रखने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, खुद के गोल्स वगैरह को स्टडी कर रहा है, पूरा इम्पैक्ट देख रहा है, सावधानी के साथ आगे बढ़ रहा है। लिस्ट में तो क्या होता है, सिर्फ हल्का सा चेंज किया कि भाई मैं टिक जाऊँ मार्केट में, बात खत्म। लेकिन जो सावधानी के साथ काम करता है उसको हम बोलते हैं प्रोसीड विद क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एनवायरमेंट का पार्ट नहीं है। इकोनॉमिक एनवायरमेंट में हमने ये बोला कि क्या खर्चा करेगा, मार्केट कैसे चेंज होगा, ट्रेड साइकिल्स क्या होंगे, एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट, प्राइसेस, इन सब के बारे में हमने बात की। पर हमने कंज्यूमर के बाइंग पैटर्न को इसमें शामिल नहीं किया था। कंज्यूमर का बाइंग पैटर्न किस में आया था? सोशल फैक्टर्स के अंदर आया था। ये इकोनॉमिक एनवायरमेंट का पार्ट नहीं है। पेस्टल में अभी हमने जो टेबल देखी थी उसके अंदर इसको दिया हुआ था। What is the kind of response in which a business should make efforts to exploit the opportunities and reduce the threats? ये बोलता है कि किन रेस्पॉन्सेस से वो रिड्यूस कर सकता है थ्रेट्स को और अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोइट कर सकता है। तो वो आपका क्या हो गया? स्ट्रेटेजिक रेस्पॉन्सेस, स्ट्रेटेजीज बना करके वो इस तरीके से काम कर सकता है। क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस। लीस्ट रेसिस्टेंस में हमने ये पढ़ा था कि वो सिंपल ऑब्जेक्ट होता है उनका। उसके अलावा ये बात करते हैं आपके